नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के विषय में। एक धड़ा जो सबसे पहले कह रहा था कि इसको अनइंस्टॉल करना है और दूसरा कह रहा था कि इसको इंस्टॉल करना है। अब मामला पलट गया है। जो इंस्टॉल कर रहे थे वो अनइंस्टॉल कर रहे हैं और जो अनइंस्टॉल कर रहे थे वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और मामले को इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि अब पॉलिटिक्स खुद भी शर्मा रही है। पॉलिटिक्स इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स खुद कह रही है कि यार आत्महत्या कर लूँ क्या, रहने दो, बस बहुत हो गया। और इसका कारण ये है कि राजनीतिकरण के चलते इतना ज्यादा दोगलापन बाहर उमड़ उमड़ करके उफन उफन करके आ रहा है राजनेताओं का कि जिसको देख करके आप स्वयं भी शर्मा जाएंगे या फिर जूता उठा करके उसको पानी में भिगो करके इनके पीछे भाग लेंगे। तो मामला ये था कि एक टीचर ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट करना जब अगली बार चुनाव आए। अब ये जो क्लिप है इसको लेकर के हंगामा हुआ है, लेकिन क्या ये पूरी क्लिप थी या फिर इसको भी वीडियो कटवाओं ने काट करके वायरल किया है? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वीडियो है। जितने स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर वो इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपील करना चाहता हूं, और वो अपील आप सब जानते हैं। अब लग रहा होगा अंकुर भाई ने पूरी वीडियो रोक ली और अब कहेगा भाई डोनेशन दे दो। डोनेशन नहीं, आज के बाद हम डोनेशन की कहीं पर कोई अपील नहीं करेंगे। आप लोगों ने 60% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डोनेशन जमा कर दी है, बाकी का 40% का पूरा इंतजाम हम लोग अपने आप करेंगे, चाहे कैसे भी करें। क्योंकि हम अपील तो करते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी धनवर्षा हो रही होगी, लेकिन पहली फिल्म जिसका बजट 25 लाख था उसका 60% कंप्लीटली, मतलब मान लो कि स्लाइटली इतना ही हुआ है। बाकी 40% हम देख लेंगे और आगे से हम आपको बोर नहीं करेंगे बीच बीच में, आपसे बार बार ये विनती करके। तो आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के विषय में। तो भैया इस पर एक टीचर थे जो कि लॉ पढ़ाते थे और उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगली बार जब वो वोट करने के लिए जाएं, यानी कि जनता या स्टूडेंट्स जब वोट करने के लिए जाएं तो वो ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। अब इसको लेकर के अनअकैडमी के जो को फाउंडर थे उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए क्लासेस का, इसलिए हम इनको फायर कर दे रहे हैं, इनको बाहर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आकर के ये टीचर वापस आता है और वो कहता है कि भैया जो कुछ भी हुआ उसको मैं 19 अगस्त को रात को 8 बजे वीडियो अपलोड करूंगा और मैं बताऊंगा कि चीज़ क्या थी, बात क्या थी। अब इतनी सी वीडियो देख करके तो विरोधी खेमे में बड़ी प्रसन्नता है और वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था कि अनपढ़ व्यक्ति को वोट मत करो, जबकि कहानी ऐसा। दूसरे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करो, ये भी नहीं कहा। उसने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को वोट करना। तो क्या वजह थी ये कहने के पीछे? इसको इग्नोर कर दिया गया। पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि देखो अब ये कहा गया और व्यक्ति को फायर कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि जो इसके फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, वो कहीं ना कहीं क्योंकि नरेंद्र मोदी के फैन हैं, उनके लिए प्रति उनका सम्मान है और वो ट्वीट करते रहते हैं, इसलिए उसको फायर किया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ये कहा कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है और नाम बिना लिए ही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ऑफेंड हो गए हैं। लेकिन इतनी सी बात पर इतना ज़्यादा हंगामा हो, ऐसा संभव तो नहीं था। तो अब इसकी तह में हमें जाना पड़ेगा, वास्तविकता देखनी पड़ेगी कि ये जो टीचर है क्या ये वास्तव में राजनीति कर रहा है या फिर ये वास्तव में चाहता है कि पढ़े लिखे लोग बने, और क्या इस प्रकार का कोई विधान है कि पढ़े लिखे लोग ही बने। और फिर उन राजनेताओं की हम पोल खोलेंगे जो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ही नेता बने, उनकी खुद की पार्टी में कितने अनपढ़ लोग हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े पास्ट में जाते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसने अभी तक क्या क्या अमेंडमेंट किए हैं, क्या क्या उसने परिवर्तन लाए हैं। तो पहले 35A और 370 के लिए कहा जाता था कि भैया लाशें बेच जाएंगे, झंडे को उठाने वाला, तिरंगे झंडे को उठाने वाला कोई कश्मीर में नहीं मिलेगा। कोई भी किसी माए के लाल में इतना दम नहीं, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो 370 और 35A को हटा दे। लेकिन सरकार ने रीढ़ की हड्डी का दम दिखाया और उसने इनको चूं चुटकी दबाते ही फिनिश कर दिया। और ये धाराएं हटने के बाद में आज तो शैला रशीद भी खुद कह रही है कि भैया जब से धाराएं हटी हैं तब से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया है। वहाँ पर आतंकवादी गढ़ नहीं बल्कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं और जो लोगों को पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ ट्रोल करने वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ना तो खुद पढ़े हैं और ना वो पढ़ने देंगे। क्यों? क्या अनअकैडमी ने पढ़ाना बंद कर दिया? और या फिर अनअकैडमी जब नहीं थी क्या लोग अनपढ़ थे? अर्थात नेहरू जी के ज़माने में लोग अनपढ़ थे क्या?
लेकिन ट्रोल आपको करना है बिना किसी रुपए की बात करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद में CAA का जो अमेंडमेंट था वो किया है, NRC का अमेंडमेंट किया है, उसके ऊपर क्रियान्वयन किया है, उसके साथ ही साथ 3 तलाक पर अमेंडमेंट वो लाए, उसके साथ ही साथ जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिमांड था उसके ऊपर बातचीत हुई, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है इसमें सबसे बड़ा सुधारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इससे सरदर्द किन लोगों का बढ़ने वाला था? उन लोगों का बढ़ने वाला था जिन्होंने रट्टा मार मार के 10-10 साल टीचिंग की तैयारी करी है, नोट्स बनाए हैं, प्रिपरेशन करी है, वीडियो बना करके तैयार कर लिए हैं, अब उनको कोर्स के रूप में बेचना है। जिन्होंने पहले से पहले ही 6-6 महीने लगा करके अगले 60 साल की रणनीति तैयार कर ली कि भैया अब यही हमें क्लासेस चलानी है, यही सब कुछ पढ़ाते जाना है। अब उनके सामने प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि नए नोट्स आएंगे, नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नए अमेंडमेंट पढ़ने पड़ेंगे, नई धाराएँ पढ़नी पड़ेंगी, तो समस्या पैदा हो जाएगी। अब उन लोगों के सर में दर्द होना ही था, और वो दर्द हो ही रहा था। इतिहास के ऊपर जब बातचीत हुई कि भैया अगर हम इतिहास में देखें कि बाबर महान था, फिर उसके बाद में अकबर महान हुआ, हुमायूं महान हुआ, औरंगजेब महान हुआ, तो उसकी वंशावली में आज तक कोई नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ऐतिहासिक पुस्तकों में, तथाकथित ऐतिहासिक पुस्तकों में जो NCERT CBSE में पढ़ाई जाती हैं, इनमें जो जिनको महान बताया गया उनकी वंशावली नहीं मिलती, लेकिन जिनका अस्तित्व या इतिहास 2-4 पन्नों या 2-4 लाइन में समेट दिया गया उनकी पूरी वंशावली मिलती है। मुझे याद है जब भगवान राम के मंदिर के लिए अदालतें चलती थी और चक्कर काटे जाते थे, उस समय पर मुसलमानों के वकीलों ने कहा कि भैया भगवान राम की वंशावली है कहाँ? तो उस समय पर भगवान राम की वंशावली पूरी प्रदर्शित करते उनके वंशज स्वयं ही कोर्ट में उपस्थित हुए थे। लेकिन जब ये पूछा गया कि बाबर और औरंगजेब की वंशावली कहाँ, उनके वंशज कहाँ हैं, तो क्या आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों जो रेडी पटडी वाले रोहिंग्या बदमाश और बांग्लादेशी गुंडे थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि देखो हम हैं उनके वंशज। कौन आया था उसके बाद में? रिक्शा वाले, रेडी पटडी वाले, भिखमंगे और घुसपैठिए डकैत, वो लोग आए थे। फर्क समझ में आता है। और इसी इतिहास का जब पुनः लेखन होने की बात होगी तो उन लोगों के सर में दर्द तो होना ही था जिनको रट्टा मार मार के जिनका दिमाग घिस चुका और अगले सॉफ्टवेयर घिस चुके, परेशान वो लोग हैं। अब उसी समय पर अंग्रेजों का जो कानून बनाया हुआ है तकरीबन 1850 के बाद से बनाया हुआ वो कानून जो हमारे क्रांतिकारियों को जेलों में सड़ाने के लिए बनाया गया था, जिसका विरोध हमारे क्रांतिकारी किया करते थे, उसी रोलेट एक्ट का, उस साइमन कमीशन का विरोध जो वो करते करते मर गए, उसी को आज तक हमारी सरकारें ढो रही थी। भाई राजीव दीक्षित जी के वो वीडियोस आप लोग याद करें जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से आज भी भारतीय आजाद भारत के बावजूद भी उन्हीं कानूनों को अपने ऊपर, अपने कंधों पर ढो रहे हैं जो हमारे देश के क्रांतिकारियों को नेस्तनाबूद करने, समाप्त करने, फांसी पर टांगने के लिए बनाए गए थे। और उस अमेंडमेंट के होने के बाद में लॉ के कुछ टीचर्स के दिमाग के पुर्जे हिल गए। वो कह रहे हैं कि भैया जो धाराएं पहले हुआ करती थी उन धाराओं के नाम चेंज हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स इस बात से परेशान होते हैं और वो थोड़ा बहुत जो मीठी समीक्षा चलती है, जो नोकझोंक चलती है, जो तर्कबाजी चलती है, वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति का घुसा देना ये किसी भी टीचर को शोभा नहीं देता है। क्या हम अपने देश के ऊपर अंग्रेजों का थोपा हुआ विधान, उसका कलंक ढोते रहें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नई धाराएं याद ना करनी पड़ जाएं? टीचर्स के साथ में स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स के साथ में टीचर्स का एक संवाद चलता है, हंसी मजाक चलता है, ठीक है उस लेवल तक, लेकिन आप राजनीतिकरण करने लग जाएं कि अगली बार से किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को वोट करना जो पढ़ा लिखा हो, यानी कि टीचर सांगवान के अनुसार उनके तहत कोई अनपढ़ व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है जिससे कि उसके देश की छवि सुधर सके और उसका स्वाभिमान वापस आ सके। वाह, ऐसे टीचर के लिए तालियां बजाएं और उसके बाद में उनकी बुद्धि की, उनकी मृत कोशिकाओं के लिए 2 मिनट का मौन अवश्य धारण करें। क्योंकि अगर हम यही सब सोचते रहे तो हम गुलामी की इस मानसिकता और गुलामी की निशानियों को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। और अफसोस इस बात का होता है कि जिन्होंने मेवात नूह में हिंदुओं के इस नरसंहार के ऊपर आवाज नहीं उठाई, वो जैसे ही टीचर का सांगवान सरनेम देखा तुरंत ही कूद गए कि भैया हम तो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन सपोर्ट किस लिए करते हैं? एक कटवा वीडियो देख करके। आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि वो टीचर बोल क्या रहा था। अब आते हैं पढ़े लिखे टीचर, अनपढ़ टीचर, चौथी फेल राजा, इन सब के ऊपर।
इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के जो ट्वीट रीट्वीट केजरीवाल और कांग्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है। पिछले दिनों मोदी की डिग्री क्या है, मोदी की डिग्री क्या है, इसके ऊपर खूब चर्चाएं चली थी और इस पर भी उनको मुंह की ही खानी पड़ी थी। केजरीवाल ने कहा है कि भाई पढ़ा लिखा तो आदमी होना ही चाहिए, अनपढ़ को चयनित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन केजरीवाल की खुद की पार्टी में ऐसे विधायकों की भरमार है जो 8वीं पास, 9वीं फेल, 10वीं पास या 11वीं फेल है, उसके विधायक अनपढ़ हैं। वो खुद जिन लोगों के साथ में गले लगता है वो सारे के सारे अनपढ़ हैं। जिनके साथ में वो गठबंधन बनाने के लिए बात कर रहा है वो भी अनपढ़ है या 9वीं फेल है। वो किसके लिए बात करते हैं? अभी अगर हम बात करने लग जाएं सोनिया गांधी की डिग्री के विषय में तो किसकी बात कर रहे हो भाई? तो ये जो चीजें हैं इसको कनेक्ट किस प्रकार से किया गया है, एक पूरा का पूरा माहौल बना पहले कि नरेंद्र मोदी को हमने अनपढ़ घोषित करना है, साबित करना है, ऐसा सिद्ध करना है, उसके खिलाफ डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करने हैं, बिलो द बेल्ट जाकर के बयानबाजी करनी है। अब साइंस का जमाना है, केजरीवाल ने ऐसा कहा। तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कौन सा अनसाइंटिफिक काम कर रही है? चंद्रयान भले ही असफल हुआ लेकिन दोबारा भेजा गया और इतने बजट में भेजा गया जितना कि अरविंद केजरीवाल का प्रचार तंत्र का बजट है, उतने में हम यहां से एक पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन केजरीवाल जो कि पूरे दिल्ली के अंदर इस बात को लेकर के कुख्यात है कि उससे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं लगाए गए जिससे कि वहां का प्रदूषण कम हो सकता। वो व्यक्ति जो 10 साल से सीएम बना हुआ है, जिसने कहा था कि हम तो 5 लाख कैमरा लगा देंगे, फ्री वाईफाई लगा देंगे, वो आज टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है जो कि दिल्ली को इस समय पर बाढ़ जैसी हालात हो जाती हैं, 4 बूंद पड़े तो वैसी स्थिति से नहीं बचा पा रहा है। भाई तू साइंस की बात कम कर, बंद कर दे। तेरे से गलियों कूचों, रोड, हाईवे, टनल्स नहीं बचाए जा रहे हैं, पानी भरा हुआ है, हालात खराब है, सड़क नहीं बन रही है तुझसे, बिजली ठीक से नहीं आ रही है, टंकी में पानी ढंग से नहीं पहुंच रहा है। तू साइंस की बात मत कर, तू अनपढ़ों की बात मत कर, क्योंकि अगर अनपढ़ों का चयन बंद हो जाएगा तो तेरे आधे से ज्यादा विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर तू भ्रष्टाचार की बात करने लग गया तो तेरे आधे से ज्यादा विधायक जेल में पड़े हुए हैं। बात ही मत कर। इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि राजनीति खुद शर्मा जाएगी और आप लोग जूता भिगो करके इनके पीछे भागेंगे कि जो लोग खुद अनपढ़ लोगों के कारण से पदों पर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों के कारण से पदों पर बैठे, वो आज इस बात पर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो रीजन सिर्फ इतना है कि जो टीचर है वो राजनीति करने पर उतारू हुआ। दूसरी बात हम कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस शासित राज्य हैं जिनमें कि केवल मुख्यमंत्री की समीक्षा मात्र कर देने से उनको बाहर निकाल दिया गया, जबकि वो सरकारी महकमा था। एक प्राइवेट कंपनी है अनअकैडमी, जिसके खुद के रूल्स हैं, नियम हैं, लेकिन वहां पर जब बाहर निकाल दिया जाता है तो ना तो मीडिया बोलता है, ना केजरीवाल बोलता है और ना ही इनके जितने चाटुकार हैं वो बोलते हैं। यहीं कर्नाटक में ही एक व्यक्ति को खूब मारा और पीटा गया सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसने यहां की कांग्रेस सरकार की समीक्षा कर दी थी। आप अगर केजरीवाल की बात करेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। इधर ममता बनर्जी हैं जो लोगों को जेल तक में डलवा देती हैं। तमिलनाडु सरकार जो जहां पर खुद के समाचार पत्र कह रहे थे कि बिहारियों को मारा और पीटा जा रहा है, लेकिन जैसे मनीष कश्यप उसके ऊपर एक बात बोलता है तो उसके ऊपर एनएसए लगाकर जेल में ठूस दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कायदे नहीं है, नक्शा किसी ने कैसे पास करवाया, थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा आई लेकिन पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो उठा करके डाल दी गई बिहारियों के ऊपर। हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है कि यहाँ पर मकान इसलिए ढह गए क्योंकि यहाँ पर बिहारी आते हैं मकान बनाने के लिए और माले दर माले बनाते चले जाते हैं। किनके मकान बनाते चले जाते हैं? हिमाचलियों के, क्योंकि वहाँ पर बाहर के लोग जो है ज़मीन नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बना सकते अपने। तो अच्छा, वो मकान मालिक की संस्तुति के बिना ही अपनी मर्जी से ही बस मकान दर मकान बनाते चले जाते हैं ऊपर ऊपर, और फिर बाढ़ वगैरह आती है और मकान ढह जाते हैं। और ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस की सरकार कह रही है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिर्फ वहां होते हैं जहां पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या टोटल विपक्ष की बात नहीं होती है, सरकार नहीं होती, जहां उनके आदमी नहीं होते हैं। स्क्रू ढीला है, सोचने पर मजबूर करती है इस प्रकार की राजनीति। और इसी कारण से बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो
वीडियो कटवा लोग हैं वो जो वीडियोस वायरल करते हैं उनके चक्कर में ना आए। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो देश के ऊपर अंग्रेजी कानून थोपे हुए हैं, जो हमारे स्वाभिमान और हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनको बदला जाना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि गुलामी के ये कलंक, ये धाराएं हटनी और बदलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि जिन धाराओं के अंतर्गत हमारे क्रांतिकारियों का कत्ल किया गया, उन्हीं धाराओं के अंदर हमें प्रताड़ित ना किया जाए? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।